गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़े, ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न संकल्पनाओं या धारणा जो है उनको पढ़े। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग तारामंडल के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिलेशन, ये तारामंडल क्या है भाई? तो तारामंडल ताराओं के समूह है, तारों के समूह, ग्रुप ऑफ स्टार बोल सकते हैं आप। लेकिन कैसा समूह? एक ऐसा समूह जो किसी एक विशेष आकृति को बनाते हैं, कुछ एक विशेष आकृति बनाते हैं। जैसे हम लोग स्मॉल बियर बोलते हैं, इस तारामंडल को देखेंगे स्मॉल बियर, लघु सप्तर्षि जिसको बोलते हैं, उर्सा माइनर भी इसको बोलते हैं। तो इसको जो देखेंगे तो देखेंगे कि ये भालू के जैसा दिखाई देता है। ओरायन एक तारामंडल है। ओरायन तारामंडल को अगर आप देखिएगा तो वो शिकारी के जैसा दिखेगा, लगेगा कि कोई शिकारी ऐसे तीर धनुष पकड़े हुए चल रहा है, इस तरह से दिखेगा, इस आकार में। तो एक विशेष आकृति बनाते हैं। प्राचीन काल में लोगों ने तारों की जो समूह को जो एक खास आकृति बनाते थे, उस आकृति के हिसाब से उनका नाम रख दिया। तो ये आकृति एक विशेष, यानी जो भी समूह है तारा का, कुछ ना कुछ विशेष आकृति बनाता है। तो ये तारों का वैसा समूह जो कोई विशेष आकृति बनाते, विशेष आकृति बनाते हैं। ठीक है, ये तारामंडल है, जिसमें कुछ तारामंडल मुख्य ऐसे। तो टोटल तारामंडलों की संख्या इनकी कितनी है? 89 है। कहीं कहीं 88 भी लिख देता है। तो तारामंडलों की संख्या 88 या 89, आप 89 ही याद कर लीजिए, 89 है। कहीं कहीं आपको 88 मिल जाएगा, उसमें परेशान मत होइए। तो सबको तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है और उतना ज़रूरत भी नहीं है आपको। मुख्य तारामंडल जो है उनको आपको पढ़ना है। जैसे सप्तर्षि, इसमें दो हैं, एक लघु सप्तर्षि, वृहद सप्तर्षि। ये सप्तर्षि कितना है? दो तरह का है, एक लघु सप्तर्षि, एक वृहद सप्तर्षि। ये लघु सप्तर्षि जो है इसी को बोलते हैं उर्सा माइनर, और जो वृहद सप्तर्षि है इसको बोलते हैं उर्सा मेजर। लघु सप्तर्षि को उर्सा माइनर, बृहद सप्तर्षि को उर्सा मेजर। इसका एक और नाम है, उर्सा माइनर का जो नाम है ये स्मॉलर बियर, और ये जो है इसको ग्रेट बियर। याद रहेगा ना? जो लघु सप्तर्षि है इसी को उर्सा माइनर कहते हैं या स्मॉल बियर भी बोलते हैं। ये जो वृहद सप्तर्षि है इसी को उर्सा मेजर या ग्रेट बियर भी बोलते हैं। ये भालू के आकार के दिखते हैं इसलिए। एक आपका और है ओरायन। ओरायन तारामंडल है, ठीक है, ओरायन। एक और है हाइड्रा भी है, ये भी एक मुख्य तारामंडल है, हाइड्रा। एक और तारामंडल आप याद रखिए, सेंटोरस। ये सभी मुख्य तारामंडल हैं। तो 88-89 तो आपको याद नहीं रखना है कि कितने सभी तारामंडल, लेकिन उसमें से 3-4 को आपको याद रखना है, इनका आपको काम पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हाइड्रा क्या है। तो हाइड्रा जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तारामंडल अगर पूछ दे तो आपको लिखना है हाइड्रा, ठीक है ना। सबसे अधिक तारों वाला तारामंडल, जिसमें तारों की संख्या सबसे अधिक है, वो है आपका सेंटोरस। सबसे अधिक
तारे, अगर पूछ दिया तो आप लिखेंगे सेंटोरस। ठीक है। अब सबसे बड़ा हाइड्रा है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें करीब करीब 68 तारे हैं, 68 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 68 तारे हैं। हाइड्रा में 68 तारे। और एक सेंटोरस जो है जिसमें सबसे अधिक तारे हैं, इसमें लगभग 94 तारे हैं, इसमें 94 तारे। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कौन है। तो आपको यहाँ अभी आप देख रहे हैं हाइड्रा है, और सबसे अधिक तारे किस में हैं, कौन से कॉन्स्टेलेशन, कौन से तारामंडल में, तो सेंटोरस। लेकिन एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं, सबसे ज़्यादा तारे याद रख लेते हैं, 94 तारे सेंटोरस में हैं, तो दिमाग कहीं पर फिसल जाता है, सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें तारे, तो सबसे बड़ा तारामंडल यही होगा, और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा में 68 ही तारे हैं, लगभग 68 हैं, कम से कम 68 है इसमें, लेकिन फिर भी यही बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, हाइड्रा है, भले ही इसमें तारे कम हैं, और इसमें 94 तारे हैं, उस अनुसार ये सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। तारों की संख्या अधिक रहते हुए भी ये सबसे बड़ा नहीं है। तो ये याद रखिएगा, आपसे सबसे अधिक बड़ा पूछा जाएगा तो हाइड्रा, और सबसे अधिक संख्या में किस तारामंडल में तारे हैं, तो वो सेंटोरस। ठीक है। चलिए, तारामंडल ये हो गया। अब तारामंडल को हम लोग एक बार गैलेक्सी में देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारा सौर मंडल है किनारे में। अगर हम लोग गैलेक्सी में देखें तो नज़दीक के तारे जो हैं ये तारामंडल हैं, और इन्हीं को आपको जब तारामंडल वगैरह में जाते हैं, तारामंडल जो है हर जगह बना हुआ है, आपका दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी तारामंडल है। तो तारामंडल में जाते हैं तो जब आपको दिखाया जाता है तो इन्हीं सप्तर्षि, ओरायन, हाइड्रा, सेंटोरस, इन्हीं तारों को दिखाया जाता है वहाँ पे। ठीक है। ये 89 हैं, इन्हीं को दिखाया जाता है वहाँ पे। डार्क रूम बना दिया जाता है, उसमें आपको एकदम ऐसा अनुमान होगा कि आप अंधेरा रात में हैं, और दिखाया जाता है। तो ये तारामंडल जो नज़दीक के तारे हैं उन्हीं को तारामंडल कहते हैं। चलिए ठीक है। नक्षत्र कौन होगा, तो जो तारामंडल से भी और नज़दीक के तारे हैं सूर्य से, इनसे मिलकर नक्षत्र बनते हैं। तो नक्षत्र कितने हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए नक्षत्रों की संख्या, तारामंडल तो हो गया, तारामंडल हो गया 89, नक्षत्र कितने हैं, तो 27 नक्षत्र हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तारामंडल भी हो गया, नक्षत्र भी हो गया। अब हम लोग तारा में जाएंगे। तारा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं। तारा, तारा क्या है, तो जिनके पास अपनी ताप है, हीट है, उष्मा, उष्मा या ताप है, और जिनका अपना प्रकाश है, जिनके पास ये दो चीज़ है, उसी को बोलते हैं तारा, स्टार। ठीक है। तो अगर सूरज के पास अगर हम देखें तो प्रकाश भी है, उष्मा भी है, इसलिए सूरज भी एक तारा हो गया, सूर्य भी एक तारा हो गया। तारा में क्या है, तो तारा जो है वो गैस के गर्म गोले हैं। तारे जो हैं वो क्या हैं, गैस के गर्म गोले हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस जो हीलियम में बदल रहा है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो तारे क्यों गर्म हैं, या क्यों ये उष्मा और प्रकाश कहाँ से दे रहे हैं, तो तारे में हाइड्रोजन गैस है जो हीलियम में बदल रही है, जिससे उष्मा और ताप उत्पन्न हो रही है, और इसी उष्मा और ताप से पूरी पृथ्वी चलता है। पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है इसी से मिलती है, इसी रिएक्शन से।
ये कौन सा है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, कैसे, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो सूर्य में क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इसी तरह सूर्य तारा है, इसी तरह सभी तारे हैं, सूर्य के जैसे ही सभी तारे हैं। तो सभी तारे में भी यही प्रक्रिया चल रही, जो सूर्य में चल रहा है वही प्रक्रिया सभी तारों में चल रही। तो सभी तारों में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता जा रहा है, जिसके वजह से ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, ऊर्जा और प्रकाश मुक्त हो रही है। यानी तारे को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है, ऊष्मा यानी गर्मी और लाइट कहाँ से मिल रही है, तो लाइट और गर्मी तारे को हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से मिल रही है, जिसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु संलयित होकर यानी मिल करके फ्यूजन अभिक्रिया चल रही है ना, न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। फ्यूजन की अभिक्रिया में क्या होता है, वो फ्यूज कर जाते हैं, एक दूसरे में गल जाते हैं। तो ये गल करके फ्यूज हो करके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। कितना हीलियम बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन 1 हीलियम बना रहा। 3 हाइड्रोजन का परमाणु रिएक्शन करने के बाद 1 हीलियम बना रहा है। इसको हम लोग अच्छा से इसकी अभिक्रिया को बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग फिजिक्स में जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देखेंगे कैसे होता है, फिर आपको हम वहाँ पे बता देंगे अच्छे तरीके से। अभी इतना जान लीजिए कि एक हीलियम बनने के लिए 3 नहीं बल्कि 4 मिस्टेक से लिख दिए। तो क्या देखें हम लोग कि तारों में ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से आ रही है, ये हीलियम में बदलने के फलस्वरूप। तो इस प्रकार तारे में क्या हो गया, तो तारे में क्या क्या हम लोग देख लिए हैं, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है और क्या है, धूल कण है। ये सभी चीज़ तारे में है। तो तारे में यही चीज़ें हैं। ठीक है, सूर्य भी तारा है तो सूर्य में भी ऐसी ही है। जो प्रक्रिया सभी तारों में चल रही है वही सूर्य में चल रही है, या सूर्य में जैसे प्रक्रिया चल रही है वही यहाँ भी चल रही दूसरे तारों में। तो ये तारे हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक में कौन तारा है, बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं, बताइए तो। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, देखिए कमेंट में आ रहा है, कुछ लोग लिख रहे कमेंट अपना कि सेंटोरस है, अल्फा सेंचुरी लिख रहे हैं, सेंटोरस नहीं। कुछ लोग लिख रहे हैं अल्फा सेंचुरी। कुछ लोग लिख रहे हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये कमेंट में कुछ लोग लिखे अल्फा सेंचुरी, और कुछ लोगों का कमेंट देखिए, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी लिख रहे हैं। मैं पूछा कि सूर्य से पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो कुछ लोग लिख रहे हैं अल्फा सेंचुरी, कुछ लिख रहे प्रोक्सिमा सेंचुरी, और देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं सूर्य। तब आप लोग बताइए, ये कई लोगों ने अलग अलग लिख दिया, कुछ ने सूर्य लिख दिया सबसे करीबी, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा, पृथ्वी अर्थ के सबसे नज़दीक तारा, सबसे नियरेस्ट स्टार। थोड़ा आप लोग बताइए कमेंट में, ये आ गया ऑप्शन, कौन सा है। तो अल्फा सेंचुरी जो बोल रहे हैं ये गलत है, प्रोक्सिमा सेंचुरी बोल रहे हैं वो भी गलत है। तो सही क्या है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक सन है, सूर्य है, यही सही आंसर है। कैसे कि सूरज भी तो एक तारा है ना, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूरज ही ना है, तो फिर आप इसको क्यों बोल रहे हैं। ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये सबसे नज़दीक तारा है, लेकिन किससे, सूरज से सबसे नज़दीक है। हमारा पृथ्वी से सबसे नज़दीक थोड़ी, पृथ्वी से सबसे नज़दीक पूछेगा तो हम सबसे, सूरज हमारा सबसे नज़दीक में है। तो अगर पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछ दे तो सूरज लिखना है सूर्य यही है। लेकिन अगर पूछ दे सूर्य के सबसे नज़दीक
सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? तब आपको लिखना है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कोई दिक्कत? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? सूर्य। सूर्य के बाद अगर पूछ दे, सूर्य को छोड़ देते हैं, अगर सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तब आप लिखिएगा सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट कौन है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद कौन है, तो सूर्य के बाद तब प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर खाली पूछ दे कि पृथ्वी के सबसे निकट, तो सूर्य बोलिएगा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है ना, गड़बड़ाइएगा नहीं। और सूर्य के सबसे नज़दीक, तो सूर्य के सबसे नज़दीक बोल दिया तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ और लिख रहा कि सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा कौन है, अगर हम पूछ रहे तो इधर कमेंट में लिखता है अल्फा सेंचुरी। कितने लोग को लगता है कि अल्फा सेंचुरी है? कितने लोग को लगता है कि अल्फा सेंचुरी सूरज के सबसे नज़दीक तारा है? कुछ लोग इसको बोल दिए कमेंट में। यह है क्या? सूरज से सबसे नज़दीक आपको तारा पूछेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी ही है। अल्फा सेंचुरी जो बोल रहे हैं उनका गलत है। अल्फा सेंचुरी सूरज के सबसे नज़दीक तारा नहीं है। जब आपसे पूछ दे सूर्य के सबसे नज़दीक तारा प्रणाली, तब आपको बोलना है अल्फा सेंचुरी। अब फर्क समझ में आया? तो ऐसा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा तब प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ये तारा थोड़ी है, ये अल्फा सेंचुरी तारा नहीं है, ये तारा प्रणाली है। तारा प्रणाली। अब आप लोग बोलेंगे तारा प्रणाली और तारा में क्या फ़र्क है? तो पहले याद कर लीजिए कि सूरज से सबसे नज़दीक का तारा बोलेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलेंगे, और सूरज के सबसे नज़दीक तारा प्रणाली बोलेगा तो अल्फा सेंचुरी बोलेंगे। अब प्रणाली और प्रणाली क्या है? तारा और तारा प्रणाली में अंतर। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं तारा और तारा प्रणाली में क्या अंतर है। तो ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये प्रणाली है, और इसमें एक तारा नहीं है, 3 तारों का समूह है, यानी इसमें 3 तारे हैं। अल्फा सेंचुरी ए, हम सेंचुरी नहीं लिख रहे, आप लोग जब समझ जाइएगा। अल्फा सेंचुरी बी, ये 2 तारा हो गया, और एक अल्फा सेंचुरी सी, 3 ठो हो गया। तो ये तीनों मिल करके एक सिस्टम बनाता है। वही सिस्टम को बोलते हैं तारा प्रणाली। तारा स्टार सिस्टम बनाता है, तीनों मिल करके स्टार सिस्टम बनाता है। कैसा सिस्टम बनाता है? तो देखिए, ज़्यादातर तारे, जितने भी आकाश में तारे हैं वो प्रणाली पर ही हैं। अकेले बहुत कम तारे अकेले हैं। ये सूर्य जो है ये अकेला है, ये तारा प्रणाली में नहीं है, ये मतलब द्वि तारा प्रणाली में नहीं है। यानी ज़्यादातर तारे अपने जोड़वा के साथ रहते हैं, अकेले नहीं। ज़्यादातर तारे आकाशीय पिंड जो आकाश में तारे हैं वो जुड़वा हैं, यानी वो उनके साथ एक जोड़ा उसका रहेगा, वो अकेले नहीं रहेगा। बहुत कम तारे हैं जो सिंगल अकेले रहते हैं, जिसमें सूरज भी है। ये सौभाग्य है कि सूरज भी सिंगल है, ऐसे मिलना मुश्किल है। बहुत कम तारे ऐसे मिलते हैं जो अकेले रहें, ठीक है, सूरज के जैसा। तो अल्फा सेंचुरी क्या है? तारा प्रणाली है। कैसा तारा प्रणाली है? तो आइए देखते हैं। इसमें एक तारा अल्फा सेंचुरी ए है। अल्फा सेंचुरी ए जो है वो इसका परिक्रमा करता है, किसका? बी का। अरे बी जो तारा है, ये जो अल्फा सेंचुरी जो एक तारा प्रणाली है उसमें 3 तारा हैं, समझ गया ना? अल्फा सेंचुरी ए, बी और सी। तो ये ए जो है बी का परिक्रमा करता है, इसका चक्कर लगाता है। और ये जो बी है, बी जो तारा है वो इसका चक्कर लगाता है, ए का। समझ गए? बी जो है ए का परिक्रमा कर रहा और ए बी का, दोनों एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं। इसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। बाइनरी मतलब युग्म बोल सकते हैं, जोड़ा समझते हैं ना, जुड़वा। तो ये जुड़वा इस तरह से ये कर रहे हैं। और ये जो तीसरा है इसका, इस प्रणाली का तीसरा जो है तारा, जिसका नाम अल्फा सेंचुरी सी है, ये क्या करता है? ई दोनों का परिक्रमा करने लगता है। ये किसका परिक्रमा कर रहा? सी, तीसरा का। यानी अल्फा सेंचुरी ए, बी और सी 3 ठो तारा हो गए। ये तीसरा वाला जो है
वो ए और बी का कर रहा है, ए और बी किसका कर रहे थे, आपस में एक दूसरे का, और सी जो है वो तीसरा का कर रहा था, सी जो है वो दोनों का कर रहा था। तो यही एक सिस्टम बना लिया, यही प्रणाली को कहते हैं तारा प्रणाली। और ये किसका तारा प्रणाली है, तो अल्फा का है, अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ए बी और अल्फा सेंचुरी सी, इसी को मिला करके बोल दिए अल्फा सेंचुरी। अब कोई दिक्कत, तो अल्फा सेंचुरी क्या है, तारा प्रणाली है। सूरज के सबसे नज़दीक में यही वाला तारा सिस्टम है, स्टार सिस्टम, यही वाला स्टार सिस्टम सूरज के सबसे नज़दीक है। तो सबसे नज़दीकी सिस्टम पूछे तो स्टार सिस्टम सबसे नज़दीकी कौन हुआ, तो सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी हो गया। और सबसे नज़दीकी तारा सूर्य के, सूर्य की बात कर रहे हैं अभी, पृथ्वी नहीं बोल रहे, सूर्य से, तो सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा कौन हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तारा और तारा प्रणाली समझ गए। अब एक बात और यहाँ जान लीजिए, जो ये सी है, सी ये वाला अल्फा सेंचुरी सी, अल्फा सेंचुरी सी, इसका नाम क्या है, अल्फा सेंचुरी सी। इसी का दूसरा नाम, यही अल्फा सेंचुरी जो सी है, इसी का दूसरा नाम प्रोक्सिमा है। इसी का दूसरा नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि जो सबसे निकट का तारा प्रणाली है उसी का एक तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। देखिए ना, ये एक तारा प्रणाली है, इसी में एक तारा है अल्फा सेंचुरी सी, इसी का नाम तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी किस स्टार सिस्टम का हिस्सा हो गया, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इसी अल्फा सेंचुरी का हिस्सा हो गया। तो चलिए अब आप लोग को याद रहेगा, नहीं भूलिएगा आप लोग, कि सबसे नज़दीक का तारा सूर्य से सबसे नज़दीक प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सबसे नज़दीक का तारा प्रणाली या स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी, और सूरज से सबसे नज़दीक तारा सूर्य। लेकिन सूर्य के बाद, सूर्य के बाद मतलब पृथ्वी से सबसे नज़दीक सूर्य, और पृथ्वी के नज़दीक सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के भी सबसे निकट तारा प्रणाली पूछ दिया तो पृथ्वी के भी सबसे निकट अल्फा सेंचुरी ही हुआ तारा प्रणाली। ठीक है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, सूरज कोई तारा प्रणाली में नहीं है, सूरज सिंगल है, अकेला है। लेकिन ब्रह्मांड के ज़्यादातर तारे ये अकेले नहीं हैं, इनका जुड़वा है साथ में, ज़्यादातर तारे जुड़वा ही में हैं, जोड़ा में है, 3 में भी हैं, 4 में भी हैं। जैसे अल्फा सेंचुरी 3 में है, किसी में 4 ठो रह सकता है, किसी में और 5-6 भी रह सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं रहेगा जनरली। सूरज ये संयोग है कि अकेले है, ऐसा जल्दी अकेले सूरज के जैसा अकेले जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग तारा के बारे में देख लिए। अब आपसे पूछ देगा सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला क्वेश्चन पूछ देगा एक एग्जाम में, सबसे चमकीला, तब क्या बोलिएगा आप, तो सबसे चमकीला तारा का नाम है सिरियस या साइरस, साइरस। ठीक है, इसी साइरस का एक और नाम है, क्या नाम है, डॉग स्टार। एक से एक नाम रख देता है, डॉग स्टार, डॉग स्टार। ठीक है, ये भी कुत्ता नाम रख दिया है, डॉग स्टार। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी नाम है हम लोग को तो याद करना है। तो सूरज का ये सबसे चमकीला तारा हम लोग का जो रात में देखते हैं उसमें सबसे चमकीला तो साइरस है, याद रहेगा ना। चलिए तारा भी आप लोग देख लिए, तारा में बहुत कुछ आप लोग देख लिए। और एक चीज़ देख लीजिए, जब तारा पढ़ रहे हैं तो एक और चीज़ को आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना, उससे भी सवाल पूछ देता है। सूरज का ये आप भोर का तारा जानते हैं क्या, भोर का तारा, भोर का तारा किसको बोलते हैं, भोर का तारा या संध्या तारा भी बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं आपको, ये दोनों किसको बोलते हैं, तो भोर का तारा और संध्या तारा ये दोनों बोलते हैं आपको शुक्र ग्रह को। काहे कि इस सबसे पहले ही नज़र आने लगता है, शाम में सबसे पहले शुक्र ग्रह चमकने लगता है, तो इसी को संध्या तारा बोलते हैं। और भोर में भी ये सबसे लास्ट तक रहेगा, सूरज निकलने से पहले तक ये रहेगा, सबसे लास्ट तक ये दिखता है,
इसीलिए इसको प्रभात तारा भी बोलते हैं। भोर का तारा या प्रभात तारा शुक्र ग्रह। क्यों? क्योंकि ये भोर तक दिखता है, सुबह तक दिखता है। और ये संध्या तारा बोलते हैं ये भी इसलिए क्योंकि शाम में भी सबसे पहले दिखने लगता है। ठीक है, तो एक तो और था वो हम बता रहे थे, तो वो देख लीजिए ध्रुव तारा। ये क्या है? तो ध्रुव तारा बोलते हैं जो आकाश में एक जगह, इससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि जितने तारे हैं आकाश में जितने तारे हैं, जितना तारा है, सभी तारा अगर ऐसे देखेंगे तो आकाशगंगा हमको पूरब से पश्चिम तरफ एक पेटी के रूप में दिखेगा चमकता हुआ। ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया पूरब, ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट। तो रात में जब हम देखेंगे तो सभी तारे हमको पूरब से पश्चिम की ओर जाते दिखेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे जाते दिखेंगे। अब सभी तारे ऐसा इसलिए जाते दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी आप लोग को पता होगा पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही, तो सभी तारे हमको कैसा दिखेंगे? पूरब से पश्चिम चलते दिखेंगे। क्यों? आप लोग जानते हैं जब हम लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं या ट्रेन में या किसी बस में, तो हम लोग आगे जिधर इधर जा रहे हैं हम लोग आगे जाते हैं तो सब चीज़ ऐसा लगता है, पेड़ पौधा घर द्वार जो भी है सब लगता है पीछे पार हो रहा है। हम लोग जब इधर जाते हैं बस में तो सब चीज़ उल्टा जाते दिखता है। तो उसी तरह से पृथ्वी इधर से इधर जा रही है पश्चिम से पूरब, तो आकाश में जो तारा है वो कैसा दिखेगा? पूरब से पश्चिम जाते दिखेगा। ऐसा प्रतीत होगा, जा नहीं रहा है, प्रतीत होता है, लगता है कि पूरब से पश्चिम जा रहा तारा, जा रहा है, नहीं जा रहा। पृथ्वी जा रही है पश्चिम से पूरब, इसीलिए तारा उल्टा लगता है कि पूरब से पश्चिम आ रहा। समझ गए? पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, इसीलिए लगता है कि सारा तारा ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। ये लगता है, वास्तव में जाता नहीं है। लेकिन एक तारा है जो नहीं लगता है कि जा रहा है इस तरह से पूरब से पश्चिम, वो एक ही जगह स्थिर लगता है। कौन तारा जानते हैं? वो यही तारा, ध्रुव तारा। ये नहीं लगता है कि कहीं जा रहा है, ये एक जगह स्थिर लगता है। ध्रुव तारा कैसा लगता है? सब तारा लगता है ऐसे जा रहा है, लेकिन ध्रुव तारा एक जगह स्थिर है। और सब तारा क्यों लगता है? तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब चल रही है, इसलिए इसके सापेक्ष सभी तारा उल्टा दिखता है कि पूरब से पश्चिम जा रहा। तो ध्रुव तारा, लेकिन इसका अपवाद है। कारण क्या है? ध्रुव तारा क्यों ऐसा नहीं दिखता है कि ये भी चल रहा है? तो उसको ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया पृथ्वी, ये पृथ्वी का ये हो गया अक्ष। ठीक है, पृथ्वी का ये अक्ष हो गया। ये जो पृथ्वी का एक्सिस है, इसी एक्सिस पर ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा का स्थिति कैसा है? तो आपसे पूछ दिया जाए ध्रुव तारा की स्थिति कहाँ पर है, तो जो पृथ्वी का अक्ष है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम सीधा खींचेंगे तो ये जो रेखा आगे जा रही है इसी पर हमको ध्रुव तारा मिलेगा, इसी रेखा पर, यानी हमारे पृथ्वी के अक्ष पर स्थित है। ये क्या है? पृथ्वी की अक्ष रेखा पर स्थित है। ध्रुव तारा क्या है? पृथ्वी की अक्ष रेखा, पृथ्वी की अक्ष रेखा, एक्सिस लाइन, ये एक्सिस लाइन है, इसी एक्सिस लाइन पर स्थित है, पृथ्वी की अक्ष रेखा पर स्थित है। अब अक्ष रेखा पर स्थित होने के कारण ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही, गोल गोल ऐसे गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। तो जब गोल गोल घूमती है तो ये स्टार जो है वो हमको घिसकता हुआ नहीं दिखता है, ये यहीं का यहीं पर दिखता है। इसीलिए ध्रुव तारा कैसा है? हमको स्थिर दिखता है, स्थिर। और कहाँ दिखता है स्थिर? उत्तरी ध्रुव के ऊपर में। कहाँ स्थिर दिखता है? उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर दिखता है स्थिर। ठीक है, अब आप एक चीज ये जान लीजिए कि ध्रुव तारा तो स्थिर दिख रहा है, तो क्यों स्थिर दिख रहा वो भी जान गए। अक्ष पर है और पृथ्वी अक्ष पर घूम रही, इसलिए अक्ष पर होने के कारण स्थिर दिखता है। तो एक बात बताइए कि ध्रुव तारा हमेशा यही अक्ष पर ही रहेगा?
हमेशा यही दिखते रहेगा? तो ऐसा नहीं है। ये अक्ष पर अभी है, लेकिन सभी तारे और पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, तो ये भी अपना स्थान बदलेगा। तो आज से बहुत पहले 2000 साल पहले कोई दूसरा तारा यहाँ पर था, फिर अभी ये है। अभी भी ये पूरा अक्ष पर नहीं है, थोड़ा सा घसका हुआ है। अभी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा, लेकिन 2105 से 2110 आते आते ये पूरी की पूरी सीध में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये साइड में है, पूरा अक्ष पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना स्थान बदलता है, लेकिन एक बहुत लंबा समय में। और लगभग 2000 साल बाद कोई दूसरा तारा यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, कोई दूसरा तारा आ जाएगा यहाँ पे, हमारा ध्रुव तारा दूसरा हो जाएगा। लेकिन आज है वो ध्रुव तारा, आज वो ही तारा है, ठीक है। तो ये क्यों स्थित है? स्थिर है क्योंकि ये अक्ष रेखा पर, पृथ्वी की अक्ष रेखा पर स्थित है, इसलिए स्थिर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये स्थिर है और उत्तरी ध्रुव में हमेशा रहता है, तो इसको अगर हम देख लिए तो हमको पता चल जाएगा ना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको दिशा का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको रात में दिखाई दे ध्रुव तारा, तो उसको देख के हम जान जाएंगे ना पूरब पश्चिम किधर है, क्योंकि उत्तर पता चल गया तो फिर तो कोई भी दिशा पता चल जाएगा। एक दिशा जान गए तो सभी दिशा जान जाएंगे। तो अगर हमको पता नहीं है कि किधर कौन सी दिशा है, लेकिन ध्रुव तारा को हम रात में पहचान लिए, तो आराम से जान जाएंगे किधर उत्तर दक्षिण है, किधर क्या है। तो इसीलिए जब आज से पहले दिशा सूचक यंत्र नहीं निकला था, तो नाविक लोग, जो स्पेशली नाविक, समुद्री यात्री, जो यात्री होते थे, नाविक होते थे, उनको सेलर जो होते थे, उनको अपना दिशा का ज्ञान करने में यह ध्रुव तारा मदद करता था, क्योंकि ये रात में इसको देख करके पता लगा लेते थे उत्तर की दिशा किस तरफ है, ठीक है। तो ये दिशा बताने का काम आता था कब? जब दिशा सूचक यंत्र नहीं था। अभी तो हम लोग दिशा सूचक में कभी भी नॉर्थ साउथ पोल देख लेंगे, चुंबकीय, जो चुंबकीय सुई है, दिशा सूचक यंत्र है, लेकिन उस समय यही मदद करता था, ठीक है। अब ये बात है कि मदद करता था कि ये किस तरफ उत्तर दिशा है, लेकिन अगर हम इसको पहचान नहीं पाए तो हम पता कर पाएंगे कि किधर उत्तर दिशा है? मान लीजिए आप रात में कहीं जा रहे हैं और आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, खाली मैदान है, वहाँ पे आप चल रहे हैं और रात में आपको पता ही नहीं है उत्तर दक्षिण किधर है, तो आप कैसे पहचानिएगा? ध्रुव तारा को आप पहचानिएगा तब ना आप बताइएगा किधर उत्तर है। और ध्रुव तारा को पहचान ही नहीं सके तब क्या होगा? तो सबसे पहले तो ध्रुव तारा को ना पहचानना पड़ेगा। तो आइए बता देते हैं ध्रुव तारा कैसे पहचानेंगे। इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ध्रुव तारा को पहचानने के लिए जो तारामंडल हम लोग अभी पढ़े, सप्तर्षि तारामंडल आप लोग पढ़े हैं, है ना, सप्तर्षि। तो सप्तर्षि का मदद से, उर्सा माइनर या उर्सा मेजर का मदद से आप लोग पहचान लीजिएगा। कैसे? तो देखिए हम उर्सा मेजर बनाते हैं पहले। देखिए उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दोनों में 7-7 तारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारा से ऐसे ऐसे बना लिए। ये क्या हो गया? उर्सा मेजर। ये उर्सा मेजर बन गया। तो उर्सा मेजर का जो ये आखिरी का 2 तारा है, इससे खींचते हुए एक रेखा बनाइए। ये दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचिए, ठीक है। इसको मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दीजिए, ठीक है। तो ये जो सरल रेखा खींचे, तो एकदम आखिरी में जा करके एक तारा दिखेगा जिसके अगल बगल में तारे नहीं रहेंगे, और ये बहुत ज़्यादा चमकीला रहेगा। और तारे जो दिख रहे हैं दूर दूर में, उससे ये ज़्यादा चमकीला रहेगा। तो इसको मिलाने वाली रेखा पर जो सबसे चमकीला मिला, यही ध्रुव तारा है। तो एक तो हम उर्सा मेजर या वृहत, इसका नाम वृहत सप्तर्षि भी है। तो उर्सा मेजर या वृहत सप्तर्षि से हम पहचान लेंगे, है ना। इसको ग्रेट बियर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर से हम लोग पहचान लेंगे। दूसरा कैसे पहचानेंगे? अगर मान लीजिए ये तारा मंडल को हम नहीं पहचान पाए, तो दूसरा एक तारा है, उस मंडल को पहचानिएगा। वो ऐसे है, ऐसे है, ठीक है।
तो ये जो तारामंडल है इसका नाम है लघु सप्तर्षि। इसका क्या नाम है? लघु सप्तर्षि। तो इस अगर तारामंडल लघु सप्तर्षि उर्सा माइनर, इसको स्मॉलर बियर भी बोलते हैं, इसको भी अगर आप पहचान लिए तो इस ध्रुव तारा को पहचान लीजिएगा, क्योंकि ये जो लघु सप्तर्षि है इसका जो पूंछ है, इस पूंछ का अंतिम तारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये अंतिम तारा ये है 7वां, यही वाला होगा ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा इसको बोलते हैं पोलारिस स्टार। पोलारिस स्टार आप लोग लिख लीजिएगा, स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हो जाता है, हम लोग स्पेलिंग नहीं सिखाने बैठे हैं, हम आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पोलारिस स्टार इसी को बोलते हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप इसको वृहत सप्तर्षि या उर्सा मेजर को पहचान लिए तो उसका मदद से आप इसको मिला करके ये दोनों उर्सा मेजर का लास्ट वाला को मिला के पहचान लीजिएगा। दूसरा तरीका पहचानने का ये होगा कि अगर आपको ये उर्सा मेजर पता नहीं है, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि उर्सा मेजर आपको नहीं मालूम है, ये वाला उर्सा माइनर पता है लघु सप्तर्षि, तो इसकी मदद से भी पहचान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका ये लघु सप्तर्षि का जो लास्ट वाला पूंछ का लास्ट का तारा है यही ध्रुव तारा होता है। तो अगर आप इसको पहचान लिए तो ध्रुव तारा पहचान लीजिएगा, और जब ध्रुव तारा पहचान लिए तो आपको पता चल जाएगा उत्तर किधर है, क्योंकि ये ध्रुव तारा जब भी दिखता है कहाँ दिखता है? अभी हम लोग ऐसे बनाए थे, पृथ्वी के ये उत्तर में दिखता है, ये अक्ष के जो पृथ्वी का अक्ष है अक्ष रेखा के ऊपर में दिखता है। ये किधर? अक्ष रेखा के ऊपर किधर? दक्षिणी ध्रुव, इधर नहीं, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है अक्ष रेखा के ऊपर। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव तो हम उत्तर पहचान लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का ध्रुव तारा को पहचानने का। तारा में और क्या छूट गया? अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कोई डाउट भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी तो हम अपने हिसाब से लगभग बता दिए हैं, सबसे निकट का तारा बता दिए, सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आपको हम ये भी बता दिए कि पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है, सबसे निकट का तारा। ये भी आप लोगों को बता दिए कि सबसे निकट की तारा प्रणाली कौन है, तो वो सबसे निकट की तारा प्रणाली आप लोग जान गए, ये अल्फा सेंचुरी है। क्यों उसको प्रणाली क्यों बोलते हैं वो भी बता दिए। उसमें अल्फा 3 तारों का समूह है, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी सी, इन तीनों को मिला करके अल्फा सेंचुरी बोलते हैं, ये भी जान गए। इसमें से अल्फा सेंचुरी सी जो है वो आपका जो अल्फा सेंचुरी सी है वही प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यानी जो सबसे निकट का तारा है वो इस तारा प्रणाली में ही है। जो सबसे निकट की तारा प्रणाली है उसी का एक हिस्सा अल्फा सेंचुरी सी है, और वही अल्फा सेंचुरी सी जो है निकट जो सबसे निकट की तारा प्रणाली का एक सदस्य अल्फा सेंचुरी सी, वही तारा सूर्य से सबसे नज़दीक है, जिसका दूसरा नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता ही देते हैं, ये जो अल्फा सेंचुरी ये तारा प्रणाली है, अल्फा सेंचुरी तारा प्रणाली, इसकी दूरी 4.3 है प्रकाश वर्ष, और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सेंचुरी, इसकी दूरी है लगभग 4.22 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। अब लाइट ईयर तो आप लोग को बता दिए हैं, एक प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करे उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि प्रकाश जो सबसे नज़दीक का तारा है वो भी हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष है। मतलब हमको अगर प्रकाश की गति से भी चले तो लगभग 4.25 साल के करीब सबसे नज़दीकी तारा में पहुंचने में लग जाएगा, सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा में। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो तारा प्रणाली है इसमें भी पहुंचने में लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष लग जाएगा। अगर हम प्रकाश का गति से चले तो 4.25 साल इसमें भी लग जाएगा। तो ये नज़दीक बोलने का मतलब एकदम नज़दीक मत समझिएगा। ब्रह्मांड में नज़दीक का मतलब होता है करोड़ों, अरबों, खरबों। अगर कुछ साल तो करोड़ों साल, कुछ दूरी तो करोड़ों किलोमीटर दूरी। कुछ दूरी का मतलब ये समझिएगा, है ना, यानी कुछ दूरी मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पर है। कुछ प्रकाश वर्ष 4.3 मतलब समझ लीजिए 4 वर्ष में प्रकाश कितना दूर जाएगा।
तो ठीक है, लगभग लगभग हम लोग तारा पढ़ लिए, है ना। सबसे चमकीला तारा भी पढ़ लिए, साइरस वगैरह। और आगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ डाउट रह गया तो। ऐसे तो हम बता ही दिए हैं, तो उसको आगे पूरा करेंगे। आगे क्या बताएं, बोलिए। आज के लिए छोड़ दे इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास ओवर कर दीजिए, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे। कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तारे का जन्म और विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम अच्छा से कल हम लोग करेंगे। कल का हम लोग का टॉपिक यही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।